अस्सलामुअलैकुम। बनाना न्यूज नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में जहां आप हमारी फील्ड रिपोर्टिंग देख सकेंगे, वहीं हम आपको मजीद दिखाएंगे कि किंग खान किस तरह किसी भी करप्शन को बेनकाब करते हैं। उसके अलावा ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे स्पोर्ट्स डेस्क और बनाना क्राइम। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अब तक की अहम तरीन खबरों की। और वज़ीर दाखिला रहमान मलिक भारत में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि भारत में आकर हमेशा खुशी महसूस होती है। पाकिस्तान हो या भारत, फनकार की कोई सरहद नहीं होती, और ख़ास तौर पर मेरे जैसे थर्ड क्लास फनकार की तो वैसी कोई सरहद नहीं। और आपको बताते चलें कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने तौहीन अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए अपना लैपटॉप और स्काइप ठीक करा लिया। और भारत में सरबजीत सिंह की अहलिया और बेटी ने रहमान मलिक से मुलाकात की और कहा कि हमें यकीन है कि आप लोग सरबजीत को छोड़ देंगे, जबकि हम भारत वाले जो हमारे मुजरिम हैं और आपके मुल्क से ताल्लुक है उनको फांसी देते रहेंगे। मुलाकात के दौरान सरबजीत की बेटी बार बार रहमान मलिक को देख के पापा 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 कहती रही और कहा कि आपके अंदर मुझे पापा नजर आते हैं। और पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान का कहना है कि भारत के खिलाफ फाइनल में मैच से पहले आने वाले धमकी आमेज फोन की वजह से नहीं हारे, बल्कि सच बात यह है कि रात को हमने कटरीना कैफ का डांस देखा था। मजीद कहना है कि कटरीना का डांस देखने के बाद भाई सुबह कबड्डी कौन करेगा, हमें तो तरस आ रहा था भारतीय कबड्डी टीम पे। और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि खुफिया एजेंसी को खुद साख्ता हिरासती मरकज बंद करने होंगे। चीफ साहब ने ये बात कही थी, हम रिपीट कर रहे हैं ताकि अगर किसी ने ना सुना हो तो वो सुन ले कि बंद करने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, पुलिस गिरफ्तार कर रहे और ले जाओ उठा के अब नहीं चलेगा ये। और जुर्म की दास्तान जानने के लिए देखते हैं बनाना क्राइम। इस मुल्क में क्या क्या नहीं होता। ये जो आप ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं ना चलते फिरते, अरे वही जिनकी बत्ती कभी हरी और कभी लाल होती है। मैं ट्रैफिक सिग्नल्स की बात कर रहा हूँ जो कि बिकते हैं। अरे आप परेशान हो गए, घबरा गए। भाई बिकने से मुराद ये है कि इनके ठेकेदार होते हैं, ये जो मांगने वाले होते हैं ना, इनके ठेकेदार ये सिग्नल खरीद कर अपने बंदे वहाँ लगा देते हैं। और जब ये मांगने वाले आपकी गाड़ी पर करीब आके दस्तक देते हैं तो ऐसे दस्तक देते हैं कि आपका दिल दहल जाए। भाई बात करने का मकसद ये है कि इस मुल्क में सब कुछ बिकता है, तो फिर सिग्नल क्यों ना बिकें। ये तो सिर्फ सिग्नल हैं। भाई मेरा काम तो था आपको आगाह करना। और एक बात और भी बताता चलूं कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे अलावा और कोई दे सकता है आपको? कोई नहीं, कोई नहीं। मैं तो चला, आप जाने और आपका सिग्नल जाने। धत तेरी की हा हा हा। और अब वक्त हुआ है भगत सिंह के पास जाने का। बड़ साहब और जिदों अपने देश दा जहाज उतों दी लंघदा ए, फिर यादां दा एक नाग दिलां ते डंगदा ए। ईद उत्ते आया सी तू आखिया सी फोन ते, रीजनल चूड़ियां चढ़ाण गई ओ परदेसी होयो वे। मेरे मुल्क के सोने परदेसी कि जिन्हें घर वाले बड़ी रीझ और अरमानों के साथ एक एक रुपया जोड़ के बाहर मुल्क भेजते हैं कि पुत्र जाके कमाएगा तो घर के हालात बदलेंगे। मैं कहता हूं खुशहाली आएगी, रोटी टुक्कर चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो परदेसी जब घर से बाहर पैर रखता है तो वहां से उसकी मुश्किलात शुरू होती हैं और एंड तक जाती हैं। उसके साथ क्या क्या बीतती है ये जरा सुने तो सही मेरी जुबानी यार। मुल्की हालात और बेरोजगारी के सताए ये परदेसी जब एजेंट के पास पहुंचते हैं इस उम्मीद पे कि वो एजेंट इनको बाहर मुल्क भेजेगा तो घर वालों के कोई रोटी टुक्कर का आसरा हो जाएगा, पर वो एजेंट आगे से हराम खोरी के लेंसेज लगा के बैठा होता है और उसकी नजर इस परदेसी की जेब पे होती है। 5,000 रुपए वाले वीजे की फीस को 70,000 रुपए अगला डिमांड कर लेता है और मजबूर को और बेबस करने के लिए उसका
वीजा तक, पासपोर्ट तक गिरवी रख लेता है। और बदलती शक्लें, बदलते रूप देखें दोस्तों कि वो ही एजेंट अगले मुल्क में कफील के नाम से मौजूद होता है और हमारे परदेसी को एयरपोर्ट पे उतरते ही कैफा हालुका कह के फंसाता है और 15 साल उससे मजदूरी करवा के उसको बेहाल करके खाली हाथ डिपोर्ट करवा देता है। अब जब हमारा परदेसी दुखों का मारा वापस अपने मुल्क आता है तो एयरपोर्ट पे इसे वो एजेंट जो कभी कफील था अब अपना नाम FIA बताता है, वो मिलता है। अब आपको क्या दोहराना, भाई ये समझ ले कि खुसूसियात और मजबूरियां FIA वाले की भी कोई पहले एजेंट से मिलती जुलती। बस जी, एक इन हवसियों का पेट नहीं भरता और एक उन साहिब हवस का पेट नहीं भर रहा 5 साल से। समझ तो आप गए ही होंगे। जाहिर है कि बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं ना। वैसे ये बच्चे से याद आया, ये सुना है अगली बार इलेक्शन लड़वा रहे हैं उसे, जरा इलेक्शन से पहले एक दफा मुझसे लड़वा लेना उसे। ऐसे लगेगा जैसे देसी और ब्रैलर लड़ रहा है। अल्लाह हम सबको रिज़्क़ के हलाल कमाने और खाने की तौफीक दे। ले आ भाई, मेरा बैग में रहना ही नहीं अच्छे। ला भाई। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी करप्शन होगी, किंग खान से नहीं बच पाएगी। चलते हैं किंग खान के पास और देखते हैं कि इस दफा किसकी करप्शन को बेनकाब करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज हम एक साजिश को बेनकाब करेंगे आपके सामने, जो कि भारत में गढ़ी गई, जिसका मकसद न सिर्फ भारत को ही तबाह करना था या भारत के उन कच्चे जहनों में सुनील शेट्टी की मोहब्बत भरनी थी, बल्कि पाकिस्तान की आवाम, उन खास तौर पे उन बच्चों के जहनों में इस जहर इंसान के मुतल्लिक मोहब्बत भरनी थी। इसीलिए ये साजिश सन 1999 में घड़ी गई, जिसका नाम था धड़कन। धड़कन 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 धड़कन। ये एक लव ट्रायंगल है जिसमें शिल्पा शेट्टी, वो मासूम खूबसूरत दोशीज़ा जिनको जो है सुनील शेट्टी जैसा जहर आदमी, वो दरिंदा सिफत आदमी, वो उनको चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसा लेता है। जी हाँ, मुझे याद है जब मैं सिनेमा में ये फिल्म देखने गया था तो मुझे मेरी आंखों से वो मंजर आज भी नहीं हटता, जब एक बागीचे में ये शख्स शिल्पा शेट्टी को बुलाता है। ये एक बापर्दा पैसे वाली खातून शिल्पा शेट्टी को फंसाने की कोशिश करता है। जब उस बागीचे में शिल्पा पहुंचती है तो उसको कहता है कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो। जी हाँ, इस तरह के दरिंदा सिफत आदमी से आप इस तरह की घटिया बातें ही सुन सकते हैं। उस बेचारी मासूम खातून को ये शख्स अपने घेरे में लेने की कोशिश करता है और वो मासूम इसकी बातों में आ जाती है और अपने करोड़पति बाप को जाके कहती है कि पापा मैं इसी से शादी करूंगी और आपसे वो मेरा रिश्ता लेने आ रहा है। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं, इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। फटी हुई चप्पल पहन के ये बदतमीज दरिंदा सिफत इंसान बरबल्ला बड़े बाजार अपने ससुर होने वाले ससुर के घर जाता है तो टांग पे टांग रख के ससुर से बातें करता है। ससुर इसका काफी चालाक इंसान है, वो समझ गया है कि इसकी नजर मेरे पैसों पे है, मेरी जायदाद पे है, लड़की से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद इसका बस नहीं चलता कि अब मैं किस तरह से शिल्पा शेट्टी को मजीद फंसाऊं, उसको मजीद घेरूं। तो वो जाके उसको कहता है कि तुम किसी और की हो जाओ, ये हो नहीं सकता। तो सुन लो अंजलि, मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा, जला के राख कर दूंगा दुनिया को। यकीनन लड़की ने कोई अच्छा काम किया है, उसने कोई नेक काम किया है कि उसकी जिंदगी में उसका बाप अक्षय कुमार को ले आता है। ये एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है, ये बड़ा ही अच्छा इंसान है, ये शिल्पा से मोहब्बत बहुत करता है। लेकिन शिल्पा के जहन में उस मक्कार इंसान की यादें अब भी घूम रही होती है।
وہ اس کو اکشے کمار سے دور کر رہی ہوتی ہے. وہ اس کا گھٹیا ایکسپریشن اس کے بار بار اس کو یاد آتے ہیں کہ بعد شہنائیاں بجتی ہے, گانے بجتے ہیں کہ دولہے کا صحرا سہانا لگتا ہے اور دلہن کا تو اس پگلی کا تو دل ہی دیوانہ لگتا ہے. جی ہاں, دولہے کا صحرا سہانا لگتا ہے, دلہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے. شلپا شیٹی جو ہے وہ آخرکار سنیل شیٹی اپنے کزن سنیل شیٹی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کے بعد مجھے نہ کبھی مس کال کرنا, نہ کبھی ایس ایم ایس کرنا, نہ ہی مجھے اسکائپ پہ بلانا, نہ ہی مجھے فیس بک. مطلب کہنے کا مقصد آج کل کی زبان میں تمام چیزیں بتا رہا ہوں. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. بہرحال یہ تھی آج کی سازش جو کہ بھارت نے رچی تھی ان معصوم ذہنوں کو پہ قبضہ کرنے کے لیے, جس کو آج میں نے آپ کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے. یقیناً اگلے ہفتے کسی اور سازش کو بے نقاب کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اور اب چلتے ہیں سپورٹس ٹیسٹ, جہاں پہ مرزا اقبال بیگ کے ساتھ موجود ہیں جاوید میاں. السلام علیکم تمام ناظرین, تمام شائقین کو مرزا اقبال بیگ کا سلام. آج جو پلیئر ہمارے ساتھ موجود ہیں, یقیناً آپ ان کو جانتے ہیں, وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بھی ہیں اور سلو کھیلنے میں مہارت رکھتے ہیں. سنگل ڈبل کے سمجھ لیں کہ ماں باپ بھی ان کو کہا جاتا ہے. میں بات کر رہا ہوں جاوید دا سلو میاں کی. ویلکم ٹو دا شو جاوید. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا. اچھا جاوید, یہ بتائیے گا کہ فریڈی فلنٹاف جو کہ انگلینڈ کے بھاری بھرکم کھلاڑی ہیں, انہوں نے کرکٹ کو الوداع کہہ دیا, لیکن اب انہوں نے باکسنگ شروع کی ہے, تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ مجھے تو ڈر ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ چڑی چھکے پہ نہ آ جائیں, جس طریقے سے وہ چینجز کریں. لیکن انسان کو ایک جگہ اسٹک ہونا چاہیے. اگر وہ بیٹسمین ہے تو بیٹنگ کرے, سنگل ڈبل کرے تو زیادہ اچھا ہے, تو اس کو اسی پہ رہنا چاہیے. یہ کبھی یہاں, کبھی میں باکسر بنوں گا, میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا, یہی چلتا ہے. ایک جگہ رہو بھائی آپ. یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یقیناً آپ بھی تو چائنا گئے تھے اور وہاں پہ کراٹے سیکھنے گئے تھے, تو یہ تو پھر غلط بات. وہ سیلف ڈیفینس تھا. سیلف ڈیفینس کے اندر آپ باکسنگ سیکھو, کراٹے سیکھو, کبڈی, کشتی, جو سیکھنا آپ نے سیکھو. آپ مجھے بولیں, آپ یہ بتائیں سیلف ڈیفینس کے اندر آپ کا انور مقصود کیا وہ ہاک ہوگن کے یہاں سے ریسنگ نہیں سیکھی؟ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہاک ہوگن جو ہے وہ دراصل انور مقصود ہی ہیں اور وہ بھیس بدل کر جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ بھیس کیا مطلب پیلے بال کرنے, باقی وہی اور وائٹ میں نا پیلا بہت جلدی چل رہا ہے, یہ بتا دوں. اچھا یہ بتائیے کہ آسٹریلیا کے کپتان رکی پونٹنگ, یقیناً آپ کی جو ہے وہ فیوریٹ. بھائی میں آپ کو بتاؤں, آپ کا وسیم اکرم اور وقار یونس ابھی ایسا لڑے نا آپس میں, ایسا ابے بھائی گریبان پھاڑ دیے ایک دوسرے کے. پولیس سے آگے آپ کو یاد ہوگا گرفتار ہو گئے تھے رنگے ہاتھوں, اور یہ کس چکر میں گرفتار ہوتا بتاؤں آپ کو؟ کس چکر میں ہوتی پولیا, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جھگڑے کے اوپر گرفتار ہوئے تھے. آپسی جھگڑے؟ جی, اجاز احمد کے دانت توڑے میں وسیم اکرم نے. اجاز احمد کے دانت توڑے؟ دوسرے آدمی کک ماری, میں گواہ ہوں, ہم لوگ پریکٹس کر رہے تھے, کک ماری, وہ تو آپ کو پتا ہے اس کو نظر نہیں آتا بیٹنگ جس طریقے سے کرتا تھا, کک آ کے لگی. اچھا اب بتائیے کہ رکی پونٹنگ جو کہ آپ کے بھی فیوریٹ کھلاڑی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ رکی پونٹنگ اب وہ ہم میں نہیں رہے, یقیناً کرکٹ کی دنیا میں اب وہ نہیں رہے, تو یقیناً آپ ان کو کس طرح خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے؟ لیکن بالکل رکی پونٹنگ ایک بہت بڑا نام تھا کرکٹ کا. بہت سارے لوگ ہم سے پیچھے کچھ ایسے میں جدا ہوئے ہیں, ان میں سے آپ دیکھیں کہ آپ کے یہ ہو گئے کیا نام ہے سلیم ملک, آج ہم میں موجود نہیں. اس کو تو کافی ٹائم ہو گیا. نہیں, میں کنفرم نہیں ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں. سلیم ملک ویسے تو یقیناً زندہ ہی ہوں گے کہیں. عطا الرحمان زندہ ہے یقیناً. اچھا چلیں زندہ ہے. بہت سارے ایسے کرکٹ کے حوالے سے لوگ ہیں جو نہیں رہے, جیسے بال ٹھاکرے آپ دیکھیں. جو بھائی آپ ایک بات بتائیں, فیلڈ سے ریلیٹڈ کام ہے نا, آپ پچ کو اگر کھود دیتے ہیں تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ پچ کی بات کرنے والے ہیں نا. وہ آج کرکٹر ہمارے درمیان نہیں ہے. بہت سارے ایسے بہت ایسے, میں کیا نام لوں, جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. آج مظہر مجید, یہ دیکھیں, یہ کرکٹر نہیں تھا, یہ کرکٹر نہیں تھے, یہ سٹے باز تھے, یہ سٹا لگاتے تھے. وہی ایک ہی بات ہے, کھیلتے دیکھیں ہر کوئی کھیلتا ہے. بعض لوگ جو ہے ٹیم میں آگے کھیلتے ہیں, قومی ٹیم, بعض قومی ٹیم میں نہیں آگے کھیلتی ہے, گھر پہ کھیلتے ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی کھیل نہیں سکتا تو اپنی کنٹریبیوشن ضرور شامل کرتا ہے. بعض لوگ ہیں ان کو
खेलना आता नहीं है, बैट पकड़ना उनको आता नहीं है, क्रिकेट पे ऐसी बातें करते जैसे तमाम प्लेयर्स की हिस्ट्री जानते, फला ये था, नानी ये थी, बैट पकड़ना तो उन सबको आता नहीं है, बॉल क्या उनको पकड़ना आता नहीं है, प्लास्टिक की गेंद से कभी क्रिकेट नहीं खेली और बातें चेक करो उनकी, फला का चाचा ये था, ये खेलता था, ये शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपने कहीं ये मुझ पे तो पॉइंट नहीं मार दिया। नहीं, मैंने कहीं आप पे नहीं मारा, मैंने नाम दिया क्या? वरना मैं आपके पोल भी खोलना शुरू हो जाऊंगा। वो जावेद मियादाद को वो इमरान खान का मुर्गा बनाना, मुर्गा बनाने के बाद दाना चुगवाना। वो अलग बात थी, देखिए बात नहीं, मुर्गा ठीक है, दाने की चुगवा रहे हो यार, ऊपर से कह रहे हो बांध दो सुबह की, सुबह सुबह जाके उठेंगे आप बांध, अब देखिए मेरी आवाज बैठी हुई, वो कहने मुर्गी की आवाज आई, मुर्गी की बांध है, हम कह रहे हैं मुर्गी की। गुफ्तगू के सिलसिले को हम यहीं पे खत्म करेंगे और जावेद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये चीज अच्छी नहीं है कि यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, एक जगह लगने चाहिए, दो कश्तियों का रूह यहाँ पे है, मेरा जिस्म वहाँ पे है, ऐसा नहीं कहें आप किसी की जॉब से जेलस मत हो। आप भी राशिद लतीफ ना बनिए। बहरहाल इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग को इजाजत दीजिए। कैसा प्लांटेड शो था? प्लांटेड शो था राशिद लतीफ के खिलाफ। हाँ बहुत सही किया।